लॉकडाउन की अवधि में तथा अब अनलॉकडाउन की स्थिति में विभिन्न प्रकार की ई कॉमर्स फैसिलिटी को इस्तेमाल करना पड़ा और हमारे यहाँ डिजिटल सिस्टम को काफी तरीके से यूज किया जाने लगा है, चाहे वो एटीएम का इस्तेमाल हो, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हो, चाहे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो या मेल के माध्यम से इस्तेमाल किया जा रहा है विभिन्न स्रोतों के शॉपिंग का, ऑर्डर देने का या बिजनेस में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्तमान जो नया सिनेरियो हम देख रहे हैं अपनी स्टडीज की तरफ, तो हम देखते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज की तरफ बहुत ही जोर बढ़ गया है। अब ऑनलाइन की जो स्टडीज हैं उनमें हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि लगातार टीचर्स स्कूल्स में या अपने घर से बहुत सारी चीजों पर बहुत सारे एप्स का इस्तेमाल करते हुए या मीटिंग एप्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों को पढ़ाने का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सारी चीजों का इस्तेमाल लगातार हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है और हमें ये नहीं मालूम है कि ये चीज कौन सी सेफ है और कौन सी अनसेफ हो रही है। व्यक्ति का दिमाग, व्यक्ति की अपनी साइकोलॉजी है, वो ये कहती है कि हम जानने के बहुत शौकीन होते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारे अंदर एक अजीब सी आकांक्षा ये रहती है, उत्कंठा ये रहती है कि हम हर चीज जानना चाहते हैं, हर चीज जानना चाहते हैं और ये मानते हैं कि जितना हम जानते हैं उतना कोई दूसरा नहीं जानता है। हमारे इंडिया में ये जो इतनी बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इतनी बड़ी मात्रा में इंटरनेट के इस्तेमाल के बाद शॉपिंग, बिजनेस और विभिन्न प्रकार की डिजिटल एक्टिविटीज में इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बहुत सारे लोगों को भी जानकारी नहीं है। मैं निश्चित रूप से आप सभी एलपीएस संस्था के प्रभारियों का आभार इसीलिए व्यक्त कर रहा हूं कि एक इतना महत्वपूर्ण मंच यह आपको निश्चित रूप से यह प्रदान किया गया इस आशय से कि आप लोग इससे अवेयर हो और आने वाले खतरों से आपको रूबरू होना चाहिए। वर्तमान में हमारा दुर्भाग्य कह सकते हैं या हम ये मान के चलें कि अभी हम लोग अवेयर कम हैं, इस वजह से इस पर हम लोगों ने अभी तक सोचा नहीं था। इसीलिए हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई डेटा प्राइवेसी की कोई पॉलिसी इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर नहीं है। ये हमारे नेशनल लेवल पर एक दुर्भाग्य को इंगित करती है। हालांकि 2020 में नेशनल डेटा प्राइवेसी काउंसिल की स्थापना के उपरांत इस पर विचार किया गया है और अगर आप अभी हालिया न्यूज या आपने करंट अफेयर्स में ये चीज पढ़ी होगी या जानते होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया है। क्यों बैन किया गया है? इसीलिए बैन किया गया है कि अब ये जरूरत समझी जाने लगी है कि बहुत सारी हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन गलत जगह पर शेयर हो और उन गलत इंफॉर्मेशन या सही इंफॉर्मेशन को लोग ले करके हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क हो या हमारे ऐसे स्रोतों पर लोग कुठाराघात कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं जिनसे हमारी देश की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है, इंटेलेक्ट प्रभावित हो रहा है, हमारी अपनी प्राइवेसी प्रभावित हो रही है। ऐसी दशा में इन सब चीजों को रोकने के लिए एक नेशनल डेटा पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है जिस पर ड्राफ्ट बन चुका है और आने वाले समय में ये निश्चित रूप से लागू हो जाएगी और उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द लागू हो और आप लोगों के समक्ष उसके रेगुलेशन से आप लोग निश्चित रूप से अवेयर हो सकेंगे। अब सिचुएशन बनती है कि आखिरकार साइबर फ्रॉड में कौन कौन से फ्रॉड हैं। साइबर फ्रॉड बहुत सारे तरीके से हम देख सकते हैं। मैं इनको मुख्यतः 4 कैटेगरी में बांटता हूं आसानी से समझ में आने के लिए। पहला, ऐसा साइबर फ्रॉड जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध होता हो। पहला कैटेगरी है व्यक्ति के विरुद्ध होने वाला साइबर फ्रॉड। दूसरी कैटेगरी है व्यक्ति की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होने वाला साइबर फ्रॉड, दूसरी कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी है किसी संगठन या किसी संस्था के विरुद्ध किया जाने वाला फ्रॉड, संस्था के विरुद्ध किया जाने वाला फ्रॉड या संगठन के विरुद्ध किया जाने वाला फ्रॉड। और चौथी कैटेगरी है कि जो लार्ज स्केल पर किसी कंट्री या उसकी जितनी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल व्यवस्था हो या इकोनॉमिकल के साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटी की जा रही हो, उसके अगेंस्ट में फ्रॉड। ये 4 कैटेगरी के मुख्य अपराध हैं। इन चारों कैटेगरी में अब अगर हम बहुत अच्छे से सोचे तो आसानी से समझ में एक और चीज आएगी कि यदि व्यक्ति के विरुद्ध होगा तो क्या होगा। तो व्यक्ति की आइडेंटिटी खतरे में है। व्यक्ति की पहचान के कौन कौन से निशान हो सकते हैं, कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं।
व्यक्ति की पहचान होती है उसके अपने पर्सनल डेटा से, व्यक्ति की पहचान होती है उसके अपने फिजिक से, व्यक्ति की पहचान होती है उसकी अपनी फोटोग्राफ से, व्यक्ति की पहचान होती है उसके द्वारा जो कोड निर्धारित किए जाते हैं या उसकी अपनी पहचान के चिन्ह होते हैं, जिसमें वो मानता है कि मेरा कोड, मेरा नाम दिनेश अगर है तो मेरा नाम कोडेड डिजिटल लैंग्वेज में दिनेश है, DINESH लिखा जाता है। अगर मैं अपना नाम DENESH लिखूं तो दिस इज माय पर्सनल कोड, कि मैं अपने आप को इस तरह से इंगित करता हूं कि मेरा नाम DENESH है। इसी प्रकार से व्यक्ति की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो फ्रॉड होगा वो किन किन चीजों पर होगा, व्यक्ति की अपनी जो पर्सनल फाइनेंसेस है या मतलब उसकी अपना जो पर्सनल इकोनॉमिकल जो स्टेटस है उसके अगेंस्ट में फ्रॉड, उसका अपना बैंक बैलेंस, उसकी अपना कोई रचना है, बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे ऑथर हैं जिनकी अपनी सोच होती है, रिसर्च होती है, थीसिस होती है, वह चुरा ली जाती है, उसके अगेंस्ट में फ्रॉड। या कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई प्रोजेक्ट उसने प्लान कर रखा है कि हमें SPD ग्राफ लगाएंगे, BBSPD लगाएंगे, या कुछ अन्य प्रकार के जो हमारे स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं उनसे संबंधित फ्रॉड। इसी प्रकार से हम तीसरी कैटेगरी में अगर हम जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो अपराध है वो कैसा होगा। अगर हम इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जाते हैं, जैसे सपोज करिए मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो लखनऊ प्रोफेशनल स्टडीज का अपना एक डेटा है कि हमारे इतने प्रोफेशनल स्पीकर्स हैं, इतने प्रोफेसर हमारे यहाँ काम करते हैं, उनका पढ़ाने का एक्सपर्टाइज, कोई जूलॉजी का मास्टर है, कोई मैथ्स का मास्टर है, कोई किसी का मास्टर है, बट इन्हीं का डिटेल लेकर के इन्हीं के लेक्चर्स को कोई आदमी किसी अन्य जगह पर पब्लिकली कॉमर्शियलाइज कर दे तो उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो यूनिक नहीं रह जाएगी, वो पब्लिक डोमेन में खर्च हो जाएगी और उसको कॉमर्शियलाइज करके उससे पैसा बनाया जा सकता है। और इसी प्रकार से अगर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा अगर हम चलें कि बड़े स्केल पर क्या हो सकता है, नेशनल लेवल पे क्या हो सकता है, किस प्रकार का फ्रॉड हो सकता है, तो उसके लिए सबसे आसान एग्जाम्पल है कि हम देखते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल आजकल बहुत जगहों पर होने लगा है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन, बैंकिंग का आपने मैक्सिमम ट्रांजैक्शन देखा होगा कि आजकल इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट बैंकिंग, ATM बैंकिंग होने लगी है। लोग उसमें अपना पिन नंबर डालते हैं और उसके बाद उनको पैसे मिल जाते हैं या पैसा ट्रांसफर हो जाता है। यदि बैंक के सर्वर को अगर हम हैक कर लें और उससे पूरा डेटा चुरा लें, या हम ऐसा कोई चीट कोड भेजें कि जितने भी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हैं उनमें अगर से सभी बैंक के अकाउंट से ₹1 केवल विड्रॉ कर लिया जाए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सभी अकाउंट होल्डर्स के, तो कितनी बड़ी इनकम आप सोच सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए नेशनल लेवल पर अगर मान लीजिए कि हम ट्रेन के सॉफ्टवेयर को हैक कर लें और चल रही ट्रेन को अगर हम कमांड दे सकें कि वो आ रही, दिल्ली से ट्रेन लखनऊ आ रही है, हरदोई के पास किसी हॉल्ट पे रुक जाए, तो हम कमांड देके उसको रोक सकते हैं। या रिजर्वेशन को हम, किसी व्यक्ति का रिजर्वेशन है लखनऊ से बेंगलोर जाने का, उसको अल्टर कर सकें तो कितनी बड़ी परेशानी हो जाएगी। या रिजर्वेशन काउंटर पर होने वाले रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर को अगर हम हैक कर दें, वो 3 घंटे काम ना करे, तो रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम को कितनी बुरी तरह से क्षति पहुंचाई जा सकती है। ये बेसिकली इस तरीके का मोटा मोटा आपको साइबर फ्रॉड समझ में आना चाहिए और आसानी से ये चीजें आप एज्यूम कर सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। वास्तविकता यह है कि पहले जो फिजिकल क्राइम होते थे उनमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस और बॉडी से रिलेटेड ऑफेंसेस जैसे मर्डर और किसी को धमकी देना या किसी प्रकार की क्षति पहुंचा देना फिजिकली होता था, और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी में लूट होती थी, छिनैती होती थी, चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग वगैरह की विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती थी। अब इनकी संख्या कम हो गई है क्योंकि इनको पकड़ने के विभिन्न प्रकार के साधन आ गए हैं, CCTV फुटेज और बाकी सारी चीजें आ गई हैं जिनसे लोग पहचान लेते हैं और पकड़ लेते हैं, और पुलिस की टीमें काफी तेजी से इसको पकड़ भी लेती है, काम हो जाता है, क्रिमिनल जेल चला जाता है। लेकिन जो साइबर क्रिमिनल है वो व्हाइट कॉलर है, वो अपने कार्यालय में बैठा हुआ है और वहीं से बैठे बैठे वो लोगों के प्रोग्राम को चेंज कर देता है, किसी प्रकार की बग इंफॉर्मेशन भेज करके आपके मोबाइल से इंफॉर्मेशन चुरा करके आपके अकाउंट को हैक करके पैसा ट्रांसफर कर दे, आपकी आइडेंटिटी को चुरा ले, आपकी आइडेंटिटी के साथ साथ आपकी द्वारा की जा रही रिसर्च को वो पब्लिक कर दे और वह खुद भी अपने नाम से रिलीज कर दे उस रिसर्च को। तो
कितना बड़ा नुकसान किया जा सकता है। अब इन सभी कंडीशंस में अगर हम महिलाओं के पक्ष को देखते हैं तो महिलाओं के पक्ष में भी फ्रॉड बड़ा आसानी से समझ में आएगा। यदि किसी महिला की फोटोग्राफ कहीं से ले ली जाए और उसकी फोटोग्राफ को विकृत रूप दे दिया जाए तो उसकी बदनामी क्रिएट कराई जा सकती है, या उसको विकृत ना करके हम उसके पीछे उसको चिढ़ाने का अंदाज कर सकते हैं। पहले लोग सामने आके चढ़ाते थे, मुंह अलग अलग तरीके का डिजाइन बना करके, फेस डिजाइन बना करके लोग चढ़ाते थे। अब उसकी फेसबुक प्रोफाइल है, उसको लगातार उस पर कमेंट करके, उसको डिसलाइक करके, उसको छेड़ करके, उसकी मॉडेस्टी को किसी न किसी तरीके से परेशान करके ये कार्य कर सकते हैं। ऐसा सब कुछ करते समय निश्चित रूप से उस महिला को या उस बच्ची को बहुत ही मानसिक आघात पहुंचता है, और किसी प्रकार की वो घटना अगर कर लेती है तो दैट इज ऑल्सो वेरी सीरियस क्राइम। अब इस तरीके के सीरियस क्राइम्स को जिन श्रेणियों में रखा जाता है, जैसे साइबर बुलिंग करते हैं लोग, साथ में बहुत अच्छे तरीके से लोग उन लोगों के अकाउंट्स को भी ट्रांसफर करते हैं, जैसे फिशिंग, विशिंग। आपने आजकल बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सुने होंगे। कभी कभी किसी के व्हाट्सएप पे ये न्यूज आई होगी या किसी को कॉल आई होगी कि आपने कौन बनेगा करोड़पति से 25 लाख रुपए का इनाम जीत लिया है। अब आपने कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपए का इनाम जीत लिया, बड़ी खुशी होती है सुन करके। अचानक से एक कॉल आई कि 25 लाख रुपए हमने जीत लिया है, जल्दी मिलना चाहिए मुझे, अगर नहीं मिलेगा तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है भाई, मिलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचिए कि कोई आदमी फ्री में 25 लाख रुपए आपको क्यों दे रहा है? अच्छा, किसी भी व्यक्ति को लाभ जो है लेते समय वो किसी को शेयर नहीं करता। अगर उसको मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को आज ये बता दिया जाए कि तुमको ये फायदा होने वाला है, तो वो इसको इतना गोपनीय रखता है कि वो किसी को बताएगा नहीं। चुपचाप उसके द्वारा निश्चित रूप से कोशिश की जाती है कि जितना जल्दी मुझे ये लाभ हो वो मिल जाना चाहिए। इसी मानसिकता का फायदा उठा करके साइबर क्रिमिनल आज के समय पर लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करते हैं और अच्छी खासी रकम उनके अकाउंट से और उनके माध्यम से अपने पास मंगा लेते हैं। अब आपके मन में सवाल ये उठेगा कि आखिरकार सर ये हो तो रहा है, बड़ा बड़ा ये हो रहा है, तो हम करें और क्या? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या करती है? वाजिब सी बात है, पुलिस क्या करती है पुलिस इसमें भी काम और अच्छे से काम करती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, जैसे कि मैं यहाँ पर बैठ करके आपके बीच में आपको ये वेबिनार संबोधित कर रहा हूं, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि मैं कहां बैठा हूं। मैं आपसे 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हूं या 100 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हूं, ये आप नहीं जान सकते। ये आप तब जान सकते हैं कि जिस भी ऐप के माध्यम से मैं जुड़ा हुआ हूं, उस ऐप के प्राइवेसी पॉलिसी के अंतर्गत कोई आदमी पूछेगा कि भाई डीके पुरी जी वेबिनार दिनांक इतने को समय इतने बजे इन्होंने संबोधित किया था, ये उस समय कहां से संबोधित कर रहे थे, तो उसकी एक आईपी एड्रेस मिलेगी। उस आईपी एड्रेस को जब हम लोकेट करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मिस्टर पुरी वाज देयर ऑन दैट डेट एंड टाइम। तब आप जान पाएंगे कि मैं वहां था। फिर आप वहां मुझे जाएंगे पकड़ने के लिए, तब तक मैं पता लगा कहीं और जा चुका हूंगा। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि जब क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही होती है तो क्रिमिनल वो कहां बैठा होगा ये पता लगाने में समय लगता है, और जब ये पता लग जाता है कि वो आदमी यहाँ बैठा है तो पुलिस वहां जब जाती है तो पता लगता है कि वो कहीं और जा चुका होता है। फिर उसको हमको फर्दर लोकेट करना होता है, और हो सकता है कि उसने वो ऐप छोड़ दिया हो, उसने वो नेटवर्क छोड़ दिया हो, तो दोबारा से फिर से नेटवर्क और ऐप को हमको फिर से खोजना पड़ता है, तब हम जाके उसको पकड़ पाते हैं। अब इन सब कंडीशंस में पुलिस का आपने रोल समझा और साइबर फ्रॉड कैसे होता है ये समझा। अब 3-4 चीजें मैं आपको और बता रहा हूं, उनको खास तौर से समझने की जरूरत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको कृपया आप सब लोग नोट कर लेंगे और मन में बैठाएंगे कि आखिरकार कितना खतरनाक है ये। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने लोग इस समय वेबिनार पे जुड़े हैं, आप सभी लोग जान करके बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि इस समय आप लोगों की जितनी आइडेंटिटी है ये सब खतरे में है। अब आप पूछेंगे कैसे, ये कैसे हो सकता है सर? हमने अपना प्राइवेट ग्रुप बना रखा है, हम प्राइवेट ग्रुप मीटिंग में बैठे हुए हैं, हमारी आइडेंटिटी कैसे खतरे में? अब मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगा, इसको समझते जाइएगा तो आपको लगेगा कि वो गलती हो गई। आज कैसे गलती हो गई आप इसको समझिए। आपने गूगल मीट नाम का एक ऐप अपने मोबाइल पे या अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर रखा है, किया है या नहीं?
किया है, सबने किया है, तभी आप सब लोग जुड़े हुए हैं, वाजिब सी बात है। जब आपने ये ऐप किया था तो उसने प्ले स्टोर से लेते समय आपसे इंस्टॉलेशन के पहले पूछा होगा कि हम आपकी मेमोरी को, हम आपकी गैलरी को और हम आपकी कॉन्टैक्ट्स को परमिशन चाहते हैं कि हम इसको देख सके, कृपया आप देंगे कि नहीं? तो आपने कहा हाँ देंगे। क्यों? क्योंकि आपने तुरंत कहा होगा यस यस यस, बिल्कुल सभी ने यस कर करके उसको आगे बढ़ाया होगा, तभी वो ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हुआ होगा, तभी आप हमारे साथ मीटिंग में जुड़ पाए हैं, अन्यथा आप जुड़ ही नहीं सकते। अब आप सोचिए आपने क्या क्या दे दिया गूगल को। आपने कॉन्टैक्ट दे दिया, आपने अपनी फोटोग्राफ दे दी है सारी, जितनी भी आपके मोबाइल में फोटोग्राफ थी, चाहे वो आपके घर की हो, बच्चों की हो, रिलेटिव्स की हो, किसी मॉन्यूमेंट की हो, ताजमहल की हो, राष्ट्रपति भवन की हो, हर जगह की फोटोग्राफ आपने दे रखी है, जहां जहां भी जिसने जिसने जो खिंचवाई है। उस फोटोग्राफ को अगर हम डिजिटली मैप करना चाहें तो हम ये देख सकते हैं किसी भी व्यक्ति का जो चेहरा है वो कितने सेंटीमीटर चौड़ा है और कितने सेंटीमीटर लंबा है, इसकी आंखें बड़ी हैं या छोटी हैं, इसकी हाइट कितनी है ये भी नापी जा सकती है। यानी कि आपने हर चीज दे दी है, अपनी हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में जो है आपने जो है इंफॉर्मेशन दे दी, साथ ही साथ आपने अपने कॉन्टैक्ट दे दिए हैं। आपने ये डेटा भी शेयर कर दिया है कि आपके पास कितने मित्र हैं। अगर किसी के कॉन्टैक्ट में 3000 कॉन्टैक्ट हैं, यानी कि 3000 दोस्त उसके हो गए। अब अगर 3000 दोस्त आपके, उनके इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है तो उसमें क्या क्या गया होगा? उसमें आपका मोबाइल नंबर चला गया दोस्तों का, उनकी लोकेशन चली गई, उनकी मेल आईडी को अगर आपने सेव कर रखा है कॉन्टैक्ट में तो वो भी चला गया। अब ये समझने लायक है। देखिए, कोई भी प्ले स्टोर पर इंस्टॉल किया गया ऐप जो आपको लेता है या आप उसको यूज करते हैं, वो सारा डेटा आपको फ्री दे, मतलब वो ऐप आपको इस्तेमाल फ्री करने दे रहा है। क्यों दे रहा है फ्री? या क्या रीजन है वो आप उसको फ्री? लोग कहते हैं यार ये ऐप तो बड़ा अच्छा है, इस ऐप को इस्तेमाल किया जा सकता है, ये फ्री है। दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है, ये समझिए। फ्री कोई चीज Sir, you're not audible. Dinesh sir, you're not audible. I request the participants to please keep your mic on mute. Participants, please keep your mic on mute. आवाज आ रही है आपको? Yes sir, yes sir. तो ये सारी चीजें आपको फ्री मिल रही हैं। So you again not audible, sir. There is some network issue, I guess. करते भी जा रहे हैं, लेकिन ये डेटा उनको बेचता है। मैं समझ रहा हूं, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes sir, yes sir. तो जब उनको वो बेचता है तो उससे उसको एड एजेंसी से फायदा होता है, और उस एड एजेंसी के तहत जो उसको फायदा होता है उससे वो पैसा कमाता है। इसीलिए गूगल में फ्री सर्च डोमेन के रूप में उसको इतनी प्रसिद्धि मिल रखी है। आप देखते होंगे जब भी कोई चीज आप गूगल पे सर्च करते हैं तो उसके बहुत सारे सजेशन आते हैं कि क्या आप ये देखना चाह रहे हैं, क्या ये सर्च करना चाह रहे हैं। अच्छा, हम लोग चूंकि कम जानते हैं या जितना भी ज्यादा जानते हैं, जानने के बावजूद हम वहां पर अपनी लापरवाही, या हम सोचते हैं कि हम जितना जानते हैं बहुत ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। तो गूगल पे सर्च करते समय अक्सर उसको हम टैप कर देते हैं और उसको हम देखने लगते हैं या पढ़ने लगते हैं। इतना आसान नहीं है। इंटरनेट पर कोई भी चीज को टैप करने के बाद आप सारी चीजों की इंफॉर्मेशन अपने पास से दे रहे होते हैं, और वो अगर चाहे तो इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपकी सारी इंफॉर्मेशन तुरंत अपने पास खींच लेता है और सारी इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर लेता है। इस समय भी हम जो बात आपसे कर रहे हैं, ये सारी की सारी बात गूगल के सर्वर पर रिकॉर्ड हो रही है।
गूगल के सर्वर पे मेरे कांटेक्ट चले गए, आपके कांटेक्ट चले गए, सबके कांटेक्ट जा चुके हैं। अब वो कांटेक्ट से वो क्या क्या करेगा और किसको बेचेगा, इस पर आपकी कोई अधिकारिता नहीं है। इंडिया में दुर्भाग्यवश ऐसी कोई पॉलिसी भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि ब्रिटेन में और अमेरिका में, यूएस में इनकी पॉलिसीज हैं। वहां वो लोग चाहते हैं और वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उन्होंने इनको इस घेरे में बांध रखा है कि जब वो चाहते हैं तो वो इनसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन अभी नहीं है। तो मूलतः हम कितने खतरे में हैं ये चीज हमको समझनी होगी। पहला खतरा मैंने आपको बताया है, जो आप लोग जिसमें पढ़ चुके हैं। दूसरा, अब आप समझिएगा कि यदि हम लोगों के बीच में बैठा हुआ कोई व्यक्ति या हम जिनके बीच में इंटरेक्ट होते हैं उनमें से कोई व्यक्ति हमारे साथ कोई अपराध कर रहा होता है, तो अगर किसी प्रकार का कोई अपराध करे तो क्या सजा हो सकती है इंडियन लॉ में। इंडियन लॉ में हमारे पास जो चीजें अभी हमारे पास साइटेशंस के अकॉर्डिंग है वो ये कि सबसे बड़ा हमारा एक बेसिक लॉ है इंडियन पेनल कोड, आईपीसी। आईपीसी के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं को अपने अंदर समावेशित किए हुए हैं। पूरी की पूरी आईपीसी हमारी पूरी डिजिटल नेटवर्किंग पर लागू होती है। इसके साथ में जिन जिन चीजों पर या जिन तरीकों पर हमारी आईपीसी मौन हो जाती है, वहां पर उनको समावेशित करने के लिए आईटी एक्ट 2000 में हमारे यहां लागू किया गया, पारित किया गया, आईटी एक्ट 2000। इसके बाद आईटी एक्ट 2000 के बाद 2008 में उसमें कुछ जो कमियां छूट गई थी उनको पुनः समावेशित करते हुए संशोधन के साथ में आईटी एक्ट 2008 लागू किया गया। उसका सेक्शन 43, आईटी एक्ट सेक्शन 43 ये कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आइडेंटिटी का थेफ्ट हो बिना उसकी जानकारी के चुराया जाए। बेसिकली चोरी उसे कहते हैं जब आपकी जानकारी में ना हो और कोई चीज आपके पोजीशन की किसी और के पोजीशन में चली जाए। और डकैती उसे कहते हैं कि जब आपकी जानकारी में हो और तब भी छीन लिया जाए। तो साइबर में चोरी आपको मिलेगी और डकैती कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको एक हल्का सा इशारा समझाता हूं। सपोज करिए आपको एक मेल आई, जो मेल आई उसमें उसने आपको बोला कि ये इंफॉर्मेशन कृपया दिखाइए, और आपको लगा कि बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी आई है और मुझे टाटा की तरफ से जॉब ऑफर आया है, उस जॉब ऑफर में मुझे अपनी डिटेल दे देनी चाहिए। आपने दिया, फिर उसने कहा अपना बैंक अकाउंट बताइए। आपने कहा बैंक अकाउंट नहीं बताएंगे। उसने कहा बैंक अकाउंट नहीं बताओगे तो मैं तुमसे छीन लूंगा। तब उसने छीनना जो शुरू किया तो ये उसकी आईटी एक्ट के अंतर्गत 66 आईटी एक्ट के अंतर्गत प्रोविजन आ जाएगा कि यह निश्चित रूप से आपके अकाउंट से हेराफेरी जबरदस्ती करने की कोशिश हो रही है या चोरी करने की कोशिश हो रही है। ये सारे 43 सेक्शन से होते हुए 66 आईटी एक्ट में आ जाते हैं सारे प्रोविजन। आईटी एक्ट के साथ ये हम जरूर महसूस करेंगे कि 66 आईटी एक्ट से लेकर के 80 आईटी एक्ट तक, 80 आईटी एक्ट तक जो प्रोविजन दिए हुए हैं वो सारे के सारे प्रोविजन हमारे दंड को परिभाषित करते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन किया जाएगा तो 66 आईटी एक्ट से 80 आईटी एक्ट तक उसमें सजा का प्रावधान है। सजा कितनी है? यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति की आईडी को हैक किया जाए, उसको बदला जाए, उसको फोटोग्राफ को चेंज किया जाए या उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को चोरी कर लिया जाए, पासवर्ड को चोरी कर लिया जाए, मेमोरी ड्राइव को छीन लिया जाए, मेमोरी ड्राइव निकाल ली जाए, मोबाइल छीन लिया जाए या इस तरह की कोई भी चीज की जाती है जो आईटी एक्ट या किसी भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के साथ डील होती है, तो इसमें सजा का जो प्रावधान है वह 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। आप सब जानते होंगे कि 7 साल से कम की जो सजा होती है उस पर आपको पुलिस नोटिस देती है
और 7 साल से ज्यादा की जो सजा होती है उस पर आपको पुलिस बिना नोटिस दिए गिरफ्तार कर सकती है, किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है। ये नहीं कि दिन में गिरफ्तारी होगी, रात में नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। यानी कि अगर सजा का प्रावधान उसमें उस एक्ट के धारा के अंतर्गत 7 साल से ज्यादा है तो आपको निश्चित रूप से सजा के अकॉर्डिंग आपके ऊपर जो हार्श एक्शन है, पेनल एक्शन है, वो लिया जाएगा। सजा आईटी एक्ट के अंतर्गत जितनी भी सजा दी हुई है वो सारी की सारी सजा एविडेंस के परिप्रेक्ष्य में है, साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में है। और जितने भी साक्ष्य हैं मैं आपको साफ साफ क्लियर कट बता देना चाहूं तो साइबर फ्रॉड का एक भी साक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको बरगलाया जा सके। ये अकाट्य होता है। यदि किसी भी एक एविडेंस की कमी पाई गई या एक भी एविडेंस मिल गया तो सजा होनी ही है। इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यानी कि अगर सिद्ध ये हो गया है कि हमारे मोबाइल से इस दूसरे किसी मोबाइल पर कॉल गई है, उस कॉल के द्वारा गलती की गई है, तो जो व्यक्ति जिसने कॉल करके गलती की है उसको सजा 100% मिलेगी, सिद्ध होगी 100%। इसमें बचने का कोई चांस नहीं है। इसी प्रकार से यदि किसी महिला को कोई व्यक्ति फोन पर धमकी देता है या गंदी बात बोलता है या गलत इशारे करता है, अगर वो स्क्रीनशॉट बना ले और अगर वो रिकॉर्ड कर ले ऑडियो रिकॉर्डिंग और तब ये इसके बाद मुकदमा लिख करके इस पर कार्रवाई की जाए तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने उस समय जिस भी माध्यम का उपयोग करके यह कार्य किया है 100% उसको सजा हो जाएगी। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब ऐसे कैसे सजा हो जाएगी, हम हर चीज बदल देंगे, हम सिम फेंक देंगे, हम अपनी वेबसाइट पर अपना फेक आईडी बना लेंगे, हम फेक आईडी बना लेंगे, हम पासवर्ड बदल देंगे, पासवर्ड किसी को नहीं बताएंगे। मैंने आपको शुरू में बताया कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो दुनिया में निकाली ना जा सके। डिजिटल दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड में एक भी चीज, चाहे आप जितनी कलाकारी करें, सारी कलाकारी सब रिकॉर्ड होती है कि आपने पहले दिन आपने पासवर्ड बनाया था रमेश और उसके बाद आपने पासवर्ड 3 दिन बाद क्राइम करने के बाद बदल दिया, उसका नाम कर दिया सुरेश, और सुरेश के बाद आपने पासवर्ड रख लिया 1 2 3 और 1 2 3 करने के बाद आपने रख दिया ताजमहल। तो ये कब कब किया, किस डेट में किया, कितने बजे किया, कहां पर किया, किस जगह बैठे थे जब आपने ये चेंज किया, यह भी रिकॉर्ड होता है। यानी कि अगर आप टीचर होकर के यदि मान लीजिए कोई पीडीएफ फाइल अपने स्टूडेंट को भेज रहे हैं या स्टूडेंट कोई पीडीएफ फाइल आपको भेज रहा है तो आप देखते होंगे जब पीडीएफ आती है तो आप ध्यान से देखिए उस पीडीएफ की एक इन्वेंट्री बनती है कि ये पीडीएफ दिनांक इतने को इतने बजे, पीडीएफ फॉर्मेट नंबर फला है, इसकी फाइल का एक्सटेंशन नंबर ये है। तो उसमें हर चीज रिकॉर्ड होती है और वहीं से आपको उठाया जा सकता है। अगर मैं उस पीडीएफ को भेज दूं उस ऐप को कि आप मुझे ये बताइए कि ये पीडीएफ कितने बजे यहां से ट्रेवल किया, किसने भेजा, कहां से भेजा गया और किस डेट को भेजा गया, तो मुझे तुरंत वो कंपनी बताएगी, पुलिस अथॉरिटी को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को उस ऐप वाले ने बताना ही पड़ेगा कि यह इतने दिनांक को बनाया गया था, इतने को ये भेजा गया, अपलोड किया गया और इसको इतने इसको भेजा गया है, इसने भेजा है और यहाँ से भेजा गया है, इस स्थान से, महानगर से भेजा गया, लखनऊ से या कलकत्ता से भेजा गया। ठीक है ना, ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। इसलिए इस मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है किसी को कि नहीं सब डिजिटल में कुछ चीज पता नहीं चलती है, सारी चीजें पता चलती है। कोई चीज यहाँ छिपी नहीं है। हाँ, आपसे छिपी हुई है लेकिन बाकी लोगों की जानकारी में है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। अब रह गई बात कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने सर फेक आईडी बनाई है, हमारे पास फेक मेल आई है और हमारे अकाउंट से पैसा निकल गया है। तो इस तरह की चीजों पर मैं आपको ये बताऊं कि क्या क्या करना है अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा।
लेकिन जो क्राइम करने वाला है पहले उसकी मेंटेलिटी को समझना चाहिए। साइबर फ्रॉड जितने भी होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि या तो वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा रहा होगा या आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसमें कुछ हेरफेर कर रहा होगा। यदि आपके अकाउंट में 50,000 रुपए हैं और 50,000 रुपए में से कुछ पैसा वो या तो ट्रांसफर कर ले जाएगा, या फिर आपके पास कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, वैल्यूएबल फोटोग्राफ्स हैं, तो वो उसमें से उठा करके कुछ ना कुछ चेंज कर लेगा, जिससे आपको नुकसान हो। ये सारी चीजें किस लिए करता है वो करता है अपने पर्सनल लाभ के लिए। लाभ क्या है? अल्टीमेटली लाभ है पैसा कमाना, अल्टीमेटली लाभ है प्रॉपर्टी गेन करना। इसलिए इन सब चीजों को लेकर हमेशा हमको विजिलेंट रहना चाहिए कि हमको कोई भी चीज ना तो फ्री में किसी को देनी है और ना ही हमको किसी से कोई चीज फ्री में लेनी है। अब मेरा एक पर्सनल जो इश्यू है और मैं चाहता हूं कि जो मेरा फेवरेट, मैं कहूंगा इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, जो आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है वर्तमान समाज में, वो है इकोनॉमिक फ्रॉड। इकोनॉमिक फ्रॉड के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को, जैसा मैंने बताया कि कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से एक ल्यूक्रेटिव कॉल आई या व्हाट्सएप मैसेज आया, खुश हो गए वो और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर बैठे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आपके पास एक मेल आती है और उस मेल पर इंफॉर्मेशन आती है कि कृपया इस मेल पर दिए गए लिंक को आप ओपन करें, और उसके बाद आप ओपन करते हैं और धीरे धीरे आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तीसरा तरीका यह है कि आपको एक बंदा कोई बोलता है कि हमने आपको एक व्हाट्सएप मैसेज किया है जिसमें एक लिंक दिया हुआ है, उसको कर लीजिए, खोल लीजिए। खोलने के बाद वो फिर आपके अकाउंट से और आपके जो यूपीआई पेमेंट आईडीज बनाई हैं आपने, चाहे वो पेपॉल पे हो या गूगल पे पे हो या पेटीएम पे हो या किसी भी प्रकार की जो पेमेंट आईडीज हैं, उनके माध्यम से वो पैसा गायब कर देता है। देखिए, इकोनॉमिक फ्रॉड की जो कंडीशन है उससे वही लोग प्रभावित हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं आजकल। वो ये कि जिनके पास थोड़ी नॉलेज कम है और साथ ही साथ वो उतने टेक्नो सेवी नहीं है। जो लोग टेक्नो सेवी नहीं है उनके साथ इस तरह की घटनाएं हम लोग ज्यादा देख रहे हैं। जिनकी एज ग्रुप में अगर हम क्लासिफाई करें तो एज ग्रुप में क्लासिफाई करने के बाद देखने में आता है कि 30 ईयर्स से लेकर के 80 ईयर्स तक के लोग इसमें काफी आ रहे हैं। यानी कि 30 ईयर्स से लेकर के 80 साल की उम्र के लोग ज्यादा प्रभावित। 30 साल से नीचे का लड़का क्यों कम प्रभावित है? वो इसलिए क्योंकि वो गूगल को भी अच्छी तरह से जानता है। इसके अलावा बहुत सारे वो प्ले स्टोर के आईडीज को और पेमेंट आईडीज को बहुत अच्छी तरीके से जानता है और वह बहुत अच्छी तरह से परिचित है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है और क्या क्या नहीं देनी है, इसलिए वो नहीं देता है। अब यह सब हो रहा है तो हम बचें कैसे? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि फ्री में कुछ भी नहीं है, तो पहले तो नोट कर लीजिए इसको कि कभी भी किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी। ये ब्रह्म वाक्य है इसके लिए। अगर आपने फ्री में किसी को कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर दी तो आप धोखा खाएंगे ही खाएंगे। तो कृपया कभी भी किसी को भी, चाहे वो कितनी भी सोशल इंजीनियरिंग करे कि नहीं सर आपने यहां से वो किया है, इंजीनियरिंग किया है, यहां से आपने पढ़ाई करी है, यहां से 12th किया है, यहां से BCA किया है, मैं आपको जानता हूं, मैं इस बैच का था, मैं फलाने बैच का था, और कृपया आप ऐसे दे दीजिए, या अपना कुछ अकाउंट आईडी हमको शेयर कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। तो कृपया न करें। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके बैंकिंग से संबंधित है कृपया शेयर न करें। दूसरा, आजकल आपने एक और देखा होगा कि लोग अपने फेसबुक या ट्विटर आईडीज बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया पे खूब सारे बने हुए हैं। तो जब आपने फेसबुक पे आईडी बनाया है, सोशल मीडिया पे बनाया है, देखने सुनने में, फोटोग्राफ को लगाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि उसकी सेटिंग में दे रखा है
कि आपकी प्रोफाइल या आपसे संबंधित इंफॉर्मेशन किसको किसको विजिबल हो। तो आपने कर रखा है टू एवरीवन सेटिंग में। तो यदि आपने टू एवरीवन कर रखा है फेसबुक प्रोफाइल्स में या ट्विटर प्रोफाइल्स में, तो निश्चित रूप से आपकी सारी इंफॉर्मेशन, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन फेसबुक पे भी जा रही है, और जिस ऐप के माध्यम से वो फेसबुक चला रहा है उसको भी जा रही है। और अगर वो चाहेगा तो वो उस फेसबुक प्रोफाइल में कोई चेंज करते हुए आपकी पूरी लाइकिंग डिसलाइकिंग को रिकॉर्ड कर लेगा और फिर आपकी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन चोरी कर लेगा। जैसे बहुत सीधा सा एग्जांपल है कि फेसबुक में आप गए, नीलकंठ स्वीट्स पे आपने स्वीट्स खरीदी और वहां पे आपने सेल्फी बनाई और फेसबुक पे पोस्ट कर दी। फिर आप 20 दिन बाद गए और नीलकंठ से आपने पिज्जा खरीदा और पिज्जा खा के फिर से आपने सेल्फी कर दी। तो यहां पर आपने जो सेल्फी फेसबुक पे शेयर की तो क्या किया आपने, लीक कर दिया, खुद ही लीक किया। एक तो ये कि आप इतने बजे नीलकंठ जाते हैं, ये क्लियर हो गया। कहां जाते हैं? नीलकंठ जाते हैं। तो नीलकंठ कहां? अलीगंज वाला नीलकंठ है, हजरतगंज वाला नीलकंठ है कि आपका गोमती नगर वाला नीलकंठ है? ये भी उसमें लिखा है, उसमें लोकेशन दी हुई है। फिर इसके अलावा आपने फोटोग्राफ दी है तो फला 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 लोग गए थे। ठीक है, क्या खाने का टेस्ट है आपका? पिज्जा खाते हैं, यानी कि इनको इटालियन पसंद है। यानी कि अगर इनको इटालियन डिशेस की अगर भरमार ऐड दे दी जाए तो ये नीलकंठ छोड़ करके किसी और दूसरी जगह कंठ पे चले जाएंगे। यानी कि इससे ये पता चलता है कि आपकी लाइकिंग क्या क्या है, क्या पसंद करते हैं आप और क्या डिसलाइक करते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा यूट्यूब पे जब आप कोई चीज देखने लगिए, तो मैं डीन सर के टॉपिक को टच कर रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चीज है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से फेसबुक वाले ये रीड कर लेते हैं कि अमुक व्यक्ति की पसंद क्या है और नापसंद क्या है, ये किस पार्टी का समर्थक है, ये क्या क्या खाता है, क्या क्या पहनता है, लाइट कलर की शर्ट पसंद है या डार्क कलर की शर्ट पसंद है, ये कितने बजे कहां कहां टहलता है, कहां कहां इसका किन किन लोगों से दोस्ती है, ये सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड होती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत खतरनाक चीज हो गई है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जब भी आप किसी भी ऐप को अपने मोबाइल पर या किसी कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं तो जरूर देखिए कि आपकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वो ले रहा है। फोटोग्राफ, इमेज के साथ साथ वीडियो, फिर लोकेशन, टाइमिंग, कॉन्टैक्ट, मेमोरी कार्ड, ये सारी चीजें चोरी कर रहा है वो। अब वो ले रहा है क्योंकि आपने परमिशन दी है, तो जब आपने परमिशन दे दी तो दैट इज नॉट थेफ्ट, वो चोरी नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर लॉ नहीं लगता है। इसलिए कृपया कदापि ऐसा न करें। और इसी तरह से जो यंग यूथ है हमारा, जो अभी इस समय इंटरेक्ट हो रहा है, इसको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है कि आपस में हम लोग व्हाट्सएप पे करते हैं। अभी बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन आया था, जहां तक मुझे लगता है, जिस क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट्सएप इज सेफ और नॉट। देखिए, दुनिया में कोई भी डिजिटल कोई चीज भी सेफ नहीं है, और हम ये खोज ही क्यों रहे हैं कि सेफ होना है? यानी हमारी ही मेंटलिटी गड़बड़ है। हम कुछ छिपाना चाहते हैं। क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों छिपाना चाहते हैं? और ऐसा करना ही क्यों चाहते हैं? हमारे संस्कृति में सिखाया गया है कि हम गलत काम के लिए ना सोचेंगे और ना समझेंगे और ना जानेंगे। तो इसलिए कृपया ये चीज आप जानिए, समझिए, लेकिन ये चीज जानने की कोशिश कि क्या चीज गलत है, ये सेफ है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल सेफ। खाने पीने की चीजें आप जानिए कि कौन सी चीज खाने के लिए सेफ है, कौन सी नहीं है। लेकिन आपकी अपनी इंफॉर्मेशन जो आप कहीं दे रहे हैं, वहां पर सेफ्टी का मतलब होता है कोई चीज हाइड आउट करना, छिपाना। कृपया ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है जहां कोई चीज छिपानी पड़े। और इसका एक ब्रह्म वाक्य है कि ऐसा कोई कार्य जो अपने गुरु से, अपने पिता से, अपनी मां से छिपाना पड़े, वो गलत है। सीधा सा एक ब्रह्म वाक्य है कि कोई भी कार्य
अपने से बड़ों से छिपाकर करना पड़े तो वह निश्चित रूप से गलत माना जाना चाहिए। अगर अपनों से बड़ों को छिपा के कोई काम करेंगे तो गलत ही होगा। अगर नहीं छिपा रहे हैं तो सही है, करिए, फिर शाम से करिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको साइबर फ्रॉड के बारे में बताया है, किस किस तरीके का फ्रॉड है ये बता दिया, महिलाएं किस तरीके से वल्नरेबल है और किस किस तरीके से उनके प्रति अपराध होते हैं उनमें बता दिया। इन अपराधों की जो सजा है, प्रावधान है, वह भी मैंने आपको बता दिया है। और क्या क्या चीजें कहां कहां खतरे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई सोशल नेटवर्किंग साइट हो, नथिंग इज सेफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये इंटरेक्टिव सेशन थोड़ा पसंद आया होगा। थोड़ा पसंद आने का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी क्लास है ये और इसको मैं किसी तरह समेट पाया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के स्तर पर मैं वो चीज समझा पाया हूंगा जिससे आपको लाभ होगा। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है, बहुत वाइड एरिया कवर किया है। और सर इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस एक दो है जो बच्चे भी पूछ रहे हैं और मेरे भी दिमाग में है। सर अगर ऐसा कोई साइबर फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम होता है, क्या हम इसे कहीं रिपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के लिए देखिए मैं बहुत सरल तरीका आपको बताता हूं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि आपके साथ हो गया, तो यूपी पुलिस ने बड़ी अच्छी एक साइट है, यूपी कॉप नाम का एक ऐप है। ऑल्दो वो आपके कॉन्टैक्ट्स और बाकी सारी चीजें हो सकता है वो ले, तो जैसे बाकी ले रहे हैं वैसे हम भी लेंगे, लेकिन वो यूपी कॉप एक ऐप ऐसा है जिस पर आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, यदि आपके साथ कोई घटना घटी है तो उस पर आप अपलोड कर सकते हैं और अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन वहां कुछ सेक्शंस लिमिटेड हैं, जैसे मोबाइल का खो जाना वो लिस्ट हो जाएगा, वो वहां पर एफआईआर लिख जाएगी। आपके सिम का खो जाना वहां लिख जाएगी। तो वहां इस तरह से बहुत सारे क्लॉजेस दे रखे हैं जिनमें कि आपकी साइबर वाली शिकायतें दर्ज हो जाएंगी। लेकिन बहुत सारी शिकायतें ऐसी हैं जिनमें आपको दर्ज करने में दिक्कत होगी। हमारे समाज में यह बताने की जरूरत है कि कौन कौन सी शिकायतें दर्ज वहां नहीं होती। देखिए, यदि कोई गलती आपके द्वारा की गई है और अपराधी के द्वारा गलती नहीं की गई है, उसके द्वारा अपराध कारित नहीं किया गया है, बल्कि आपने जो फॉल्ट करी उसका उसने फायदा उठाया है, तो वो हमारे यहाँ नहीं दर्ज होगा। जैसे यदि आप एटीएम में गए थे और एटीएम में जा करके आपके पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है, देखिए मेरा कंधा है, ये कंधा है, इसके पीछे अगर कोई आदमी खड़ा हो, जो मेरी सीट आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, यहाँ कोई आदमी खड़ा हो और मैं कुछ भी यहाँ पर एटीएम पे टाइप कर रहा हूं या अपना पिन नंबर टाइप कर रहा हूं, तो वो उसको दिखाई देगा। इस तरीके का अपराध कहलाता है शोल्डर सर्फिंग। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि सर हम एटीएम में गए थे, हमारा पैसा पता नहीं कैसे निकल गया। तो बेसिकली क्या करते हैं ऐसे अपराधी कि वो आपके जाने के ठीक पहले एटीएम में ही किसी न किसी बटन में ऑल पिन फंसा देते हैं। ऑल पिन, अब ऑल पिन फंसी हुई है तो कोई बटन आप दबाएंगे तो काम नहीं करेगी। और ज्यादा अगर एक्सपर्ट क्रिमिनल हुआ तो वहां पर उसने स्कीमर लगा रखा है, तो वहां से वो इंफॉर्मेशन चोरी करता है, आपके पिन कोड इंफॉर्मेशन या आपके एटीएम की इंफॉर्मेशन। तो वहां से वो चोरी करके, वहां से रिकॉर्ड करके वो इंफॉर्मेशन अपने लैपटॉप पे ले आता है और पैसा ट्रांसफर कर लेता है। तो जो व्यक्ति पीछे खड़ा है उसने आपके पिन को देख लिया और आपके जाने के बाद जब आपने ट्राई किया तो आपका पैसा नहीं निकला, आप वापस चले गए, अपना कार्ड आप लेते गए। तो उसी समय जितनी जल्दी हो सकेगा, 30 सेकंड्स का उसमें लैग पीरियड है, अगर 30 सेकंड के अंदर उसने आपका पिन कोड डाल दिया तो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। या जो व्यक्ति पैसा निकाल रहा था और पैसा नहीं निकला तो उसका कार्ड लेकर के वो खुद निकालने का प्रयास करता है और कार्ड बदल देता है।
और चूंकि वो उसने पिन नंबर देख रखा है और कार्ड उसने बदल दिया है, तो दोनों चीजें उसके पास चली गई, कार्ड भी और पिन भी। और अब वो फिर फ्री है, जितना चाहे उतना निकाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए, इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है, इसमें आप जरूर याद रखें कि यह कभी भी इस तरह की इंफॉर्मेशन, जहां पर आप खड़े हैं अगल बगल कोई आदमी ना हो, एटीएम का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करें, वहां कोई आदमी आपके आसपास ना हो, और इस तरह के अपराध से बचें। मैम, आपका सवाल मैं थोड़ा सा विषयांतर होने के नाते बदल गया, आप जरा फिर से सवाल वो कर सकती हैं? सर, क्या साइबर फ्रॉड अगर होता है तो उसे रिपोर्ट कैसे किया जा सकता है, कहाँ किया जा सकता तो रिपोर्ट करने के लिए एक तो मैंने आपको यूपी कॉप बताया, दूसरा तरीका ये है कि जो आपका निकटवर्ती थाना है, वो पूरे उत्तर प्रदेश में सभी रेंज हेडक्वार्टर पे, सभी मंडली जिलों में एक एक थाना जो है वो साइबर थाना चिन्हित कर दिया गया है। वो साइबर थाने में जा करके अपनी लिखित शिकायत दे करके आप अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है साइबर क्राइम से रिलेटेड। आप अगर सर्च करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, तो वहां पर आपको साइट मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। चौथा तरीका है साइबर दोस्त। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में साइबर दोस्त करके एक पोर्टल है, वो आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देते हुए आपकी एफआईआर को दर्ज करा लेगा। ये 4 तरीके हैं, और मैं सबसे अच्छा तरीका मानता हूं जिसमें व्यक्ति को संतुष्टि होती है, वो ये कि अपनी एफआईआर को लिखो और लिख करके अपने मंडली हेडक्वार्टर चले जाओ और वहां दे आओ, वो सबसे सेफ तरीका है। तो कृपया ये जरूर अपनाएं। धन्यवाद। यस सर, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछ गए हैं कि फ्रॉड तो हो गया, अभी रिपोर्ट कहाँ करना है, तो आपने वो आंसर किया सर। सर, एक क्वेश्चन और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कई बार जब हम लोग पासवर्ड अपना बनाते हैं तो हम पासवर्ड बड़ा सिंपल सा बना देते हैं, 12345 123@लखनऊ, कुछ ऐसा पासवर्ड बनाते हैं। क्या इस तरह के पासवर्ड सेफ होते हैं यूज करने के लिए? जी नहीं, देखिए, पासवर्ड कभी भी सिंपल सेफ नहीं होता। जनरली आदमी पासवर्ड कैसा बनाता है? जनरली पासवर्ड बनाता है या तो अपने नाम से रिलेटेड, अपनी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, अपने प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड, या अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। देखिए, ये सब चीजें जब आपने फेसबुक में अपना पूरा प्रोफाइल दे दिया है कि मैं फला हूं, मेरी डेट ऑफ बर्थ फला है, मैं यहां पर पैदा हुआ हूं, तो ये सब तो देख करके ऑलरेडी आपको पासवर्ड हम लोग डिजाइन कर लेंगे। तो पासवर्ड बनाते समय कभी भी जो कॉमन इंफॉर्मेशन है, जो पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन है, उस पर नहीं बनाना चाहिए। कोई टैग लाइन आप, हर आदमी के जीवन की अपनी अपनी अलग अलग होती है, तो टैग लाइन पे बनाते हैं। कई मूवीज में आपने देखा होगा, जो है उसमें लोग बनाते हैं पासवर्ड tiger@123। अब tiger@123 कोई इमेजिन नहीं कर सकता आसानी से, लेकिन मूवी में आ गया है इसलिए खुल गया। अब अगली बार तो tiger@123 तो कई जगह लोग ट्राई कर सकते हैं। इसलिए जब भी पासवर्ड बनाएं, उसमें 8 कैरेक्टर होते हैं मिनिमम। 8 कैरेक्टर जो होते हैं, 8 कैरेक्टर्स होते हैं, उन 8 कैरेक्टर्स को अलग अलग लिखना चाहिए। कोई कैपिटल लेटर ले सकते हैं, कोई स्मॉल लेटर ले सकते हैं, कोई चिन्ह ले सकते हैं, साइन, और कुछ लेटर ले सकते हैं, कुछ अंक ले सकते हैं, और इन सब को मिला करके कोई भी पासवर्ड बना लेना चाहिए और सदैव उसको याद रखना चाहिए। एक चीज और गलती लोग करते हैं कि जब पासवर्ड बनाते हैं तो उसकी रिकवरी के लिए जो मोबाइल नंबर देते हैं या मेल आईडी देते हैं, वो बड़ी आसान सी होती है, और उसको जब वो लोग लैपटॉप पे या मोबाइल पे खोल रहे होते हैं तो उसमें भी परमिशन मोबाइल को दे देते हैं कि प्लीज रिमेंबर माय मेल आईडी, कि मेरे मेल आईडी को मोबाइल तुम याद रखो, अगली बार मुझे ना याद करना पड़े। तो जब कोई क्रिमिनल जो है, साइबर क्रिमिनल, आपके मोबाइल को हैक करेगा
तो ये भी रीड करेगा कि इन्होंने क्या क्या चीज इसमें रिमेम्बर करा रखी है, और उसको रिमेम्बर कर रही हुई इंफॉर्मेशन से वो आपकी यूजुअल जो बहुत ही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है वहां तक पहुंच जाएगा और वहां से चुरा करके फिर आपको धोखा दे देगा। तो धोखा खाने के लिए, उससे बचने के लिए कृपया ये सब चीजें तो सावधानियां हैं, इनको बचाना है, इनको रखना है कि भाई ये नहीं करना है। यस सर, यस सर। तो पासवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल जो सिंबल्स होते हैं प्लीज उसे यूज करिए, कैपिटल स्मॉल लेटर दोनों यूज कर सकते हैं। सर कई बार हम लोग अपने लैपटॉप से बहुत सारा वेबसाइट्स यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, या सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो हम कई बार अपने लैपटॉप पे एंटीवायरस डालते हैं। क्या ये एंटीवायरस हमें इस तरह के फ्रॉड से क्या कुछ परसेंटेज के प्रोटेक्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं, 0% जी। जितने भी एंटीवायरस होते हैं, देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूं, जब भी किसी भी जगह पर आप इंटरेक्ट हुए और उस इंटरेक्शन में आपने जितने बीच में दलाल एंटर कराए, चाहे वो एंटीवायरस हैं, चाहे कोई व्यक्ति एंटर कर जाए, ये सब बेसिकली क्या है, बीच में एंटर होने वाले ऐसे मिसक्रिएंट्स हैं या ऐसे लोग हैं कि जिनके पास अपनी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जा रही है। एंटीवायरस डाला था, उसने भी ले लिया आपकी इंफॉर्मेशन सारी, यानी आप एक जगह और आपने अपना दरवाजा खोल रखा है। वेबसाइट पे तो खोला ही था, अब इस वेबसाइट के अलावा आपने एंटीवायरस डाला था तो वहां भी दे दिया। अब वो एंटीवायरस वाला अगर चाहेगा तो वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन किसी को बेचेगा, इसीलिए तो फ्री में एंटीवायरस मिलता है। यस सर, यू आर राइट सर। तो फ्री का एंटीवायरस प्लीज ना डालें, और एंटीवायरस से कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट्स जो भी हैं कनेक्टेड ध्यान दें, अगर आपने खुद से इंफॉर्मेशन रिवील की हुई है तो उसे एंटीवायरस प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इनफैक्ट आपने एक पार्टी को और इन्वॉल्व कर लिया है, एक जगह और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ओके सर, आई गेस हमारे क्वेश्चंस जो हैं, बाकी अब जो क्वेश्चंस है थोड़े रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो हम अपना सेशन सर यहीं पे एंड करना चाहेंगे। लेकिन सर आपने बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें बताई हैं। सीरियसली हम लोग को लगता था कि हम लोकेशन शेयर कर रहे हैं उससे क्या प्रॉब्लम होगी, या हम अपना फोटो कहीं डाल रहे हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बट अभी रियलाइज हो रहा है कि ये सब चीजें बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो हम शेयर कर रहे हैं, और फ्रॉड करने वाले कभी भी इन सब चीजों से फ्रॉड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। मैं एक चीज आपको और यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी चैट बॉक्स देखा तो चैट बॉक्स में मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ लोगों का कहना है कि हम कोई अगर प्राइवेट ब्राउजर्स, फेक ब्राउजर्स, टॉर ब्राउजर्स, वीपीएन, ये एक टॉपिक है, ये जो छुटा हुआ है, मैं इसके बारे में हल्का सा आपको हिंट कर देता हूँ। VPN इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, नथिंग मोर। एंड जितने भी ये जो ब्राउजर्स हैं, टॉर ब्राउजर्स, प्राइवेट ब्राउजर्स, अलग अलग, देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए कोई भी चीज छिपी नहीं है, चाहे वो टॉर हो, चाहे कोई भी चीज हो। ये हमारी पॉलिसी है इंडिया की, जो अभी थोड़ा लेट चल रही है। बाकी और कंट्रीज की पॉलिसी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि चाहे जिस भी ब्राउजर से आप कोई भी चीज सर्व करेंगे तो आप पूरी तरह से खुली किताब की तरह पढ़े जाते हैं, तो आप पढ़े जाएंगे। इंडिया में भी आपकी पुलिस सक्षम हो गई है कि पॉलिसी नहीं है तो भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं। पॉलिसी आने के बाद तो हमारे यहाँ काफी चीजें लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज की कंडीशन ये है कि हम लोग हर चीज पढ़ते हैं, हर चीज जानते हैं। और फेमस एग्जाम्पल अगर आपको मैं बोलूं तो अगर वर्तमान में जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, रिया चक्रवर्ती वाला इशू, सुशांत वाला, इसमें आप देख रहे होंगे कि एलसीबी, नेशनल नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन लगातार रिवील हो रही हैं, उनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से निकाली गई है। 4 साल पहले की चैट आ गई है, 3 साल पहले की फोटोग्राफ आ गई हैं। एक हमारे मित्र हैं, वो कह रहे थे कि 1 साल से ज्यादा पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं निकलती है, लेकिन मैं अभी हाल ही में 3 महीने पहले हम लोगों ने एक ऑपरेशन किया
जिसमें हम लोगों ने जाना कि 5 साल से भी पुरानी फोटोग्राफ और चैट और रिकॉर्डिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग की जो मेल्स हैं उनको हम लोगों ने रिट्रीव किया, उस पर कार्रवाई हुई और सजा भी होने जा रही है। इसलिए कृपया ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पुनः बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो फोन पे बोला जाए, दिखाया जाए, रखा जाए या किसी को बताया जाए, ना बताया जाए और वो छिपा रहे। छिपा तो कुछ भी नहीं है, इसलिए इस मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है। यस, वेरी ट्रू सर। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, सर ने बोला, वो फ्री नहीं है पहली चीज, और जो भी इंफॉर्मेशन आप अपना डिजिटल मीडिया पे यूज कर रहे हैं वो छुपी हुई नहीं है। आपसे हो सकता है ना दिखे, आप इनकॉग्निटो मोड यूज कर रहे हैं, आपको ही वो इंफॉर्मेशन दोबारा ना दिखे, पर गवर्नमेंट को, कंपनी को वो इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर होती है और वो एक्सेसिबल होती है। तो प्लीज ऐसा कोई गलत काम ना करें, कोई इस तरह का दिमाग में थॉट ना लाएं कि जिससे आपको किसी के साथ फ्रॉड करना है। तो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट Dr. L.S. Awasthi sir, Dean Academics of LPCPS, to give vote of thanks to end this session. Thank you, Madam Saloni. Wow, it was really a mind-blowing session. इतना तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी चीजें मिलेंगी। हमें लग रहा था कि मेरे को बहुत कुछ आता है, अब पता चला कि शायद कुछ भी नहीं आता है। और बहुत सारी चीजें जो हमने कभी, जब भी आपने एक चीज कोट की, हमें लगता है कि एक हम भी पढ़ते थे कभी कभी बचपन में से, जब अपनी क्लासरूम में, तो बताया गया कि एक फॉरेन का एक बंदा था जिसने कि कंप्यूटर प्रोग्राम में एक ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी जिससे कि हर ट्रांजैक्शन पे 2-4 रुपए उसके अकाउंट में कट जाते थे। अब वो बंदा आता था बैंक, और बैंक से आकर के 10 लाख रुपए अक्सर बीच बीच में निकाल लेता था। ये बात कई सालों के बाद पता चली, और जब अब क्या बताया जाए, वो चीज आज आपके मुंह से सुन करके हमें लगता है कि जो मैंने कहानी सही सुनी थी वो सही थी, हमें लगा सिर्फ किताबों में लिखने के लिए रखी गई है। बहुत एक बहुत ही क्रूशियल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बाटा कंपनी के बारे में सब लोग जानते होंगे। जी जी जी। बाटा कंपनी की कभी भी कोई चीज खरीदने जाइए तो उसका प्राइस क्या होता था? 499.95। जब भी कोई चीज खरीदने जाइए, कोई भी चीज आप खरीदते थे तो दशमलव के 2 अंक में वो 0.05 पैसे का मार्जिन रख देते थे। अब व्यक्ति गया, उसने 500 रुपए देने हैं, शॉपकीपर ने 0.05 पैसे लौटाने नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि उसने 10 लाख चप्पलें बेच दी और 10 लाख को मल्टीप्लाई करिए 0.05 से, कितना बड़ा अमाउंट उसने फ्री में ले लिया है। सही। तो दिस इज द मैकेनिज्म, ये लॉजिक है, ये मैनेजमेंट है, इसी को बोलते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। अब अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर ऐसा कर ले कि सभी अकाउंट से केवल 1 पैसा निकाले, और हमारे यहाँ जनधन अकाउंट है, और जनधन अकाउंट में से 1 पैसा निकले और 10 करोड़ अकाउंट में से 1 पैसा निकल गया, तो कितना पैसा हो गया? 10 करोड़ पैसा हो गया। 10 करोड़ पैसा यानी कि कितना रुपया हो गया? आसानी से निकल आया। सही। बहुत सुंदर बात है सर, आपने बहुत अच्छा बताया सर। और सर, आज आपकी बात से ये समझ में आया है कि हम किस किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं। आज आपने 4 बातें बताई जिन्हें मैंने नोट किया। एक तो फ्रॉड अगेंस्ट पर्सन, फ्रॉड अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, फ्रॉड अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन एंड फ्रॉड अगेंस्ट एनी कंट्री। जैसे कि अभी हम लोग चाइना के बारे में बात कर रहे हैं या पाकिस्तान के बारे में जनरली बात करते हैं। पासवर्ड बनने के तरीकों की चर्चा की, एंटीवायरस आपने बताया कि फायरवॉल